नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस विद संजय में। आज अपन बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारत के संविधान के निर्माण में जिस सभा ने भाग लिया, जिस सभा की सहायता से भारत के संविधान का निर्माण हुआ, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा अपन इस वीडियो में करेंगे। अपन बात करेंगे कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। अपन बात करेंगे संविधान सभा की बैठक कब हुई, पहली बैठक कब हुई और संविधान कितनी साल में तैयार हुआ। अपन बात करेंगे कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन सी थी जिनकी सहायता से भारत का इतना अच्छा, इतना सुंदर और इतना सर्वश्रेष्ठ संविधान का निर्माण संभव हो सका। इसके बाद हम कुछ बातें उनकी करेंगे कि संविधान सभा के किस प्रकार से अपन सारांश के रूप में व्याख्या कर सकते हैं कि उसकी आलोचना के बिंदु क्या है और उससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से और भारत के संविधान सभा को समझने की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी चर्चा भी इस वीडियो में करेंगे। अपन सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली में अपन समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान क्या होता है। सबसे पहले अपन जानते हैं कि संविधान क्या होता है। संविधान किसे कहते हैं? संविधान, संविधान शब्द आपने सुना होगा, संविधान शब्द सुना होगा। और भारत एक लोकतांत्रिक देश और लोकतांत्रिक देश और भारत देश के संचालन जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है उसे संविधान कहा गया। सबसे पवित्र दस्तावेज है उसे संविधान कहा गया। सबसे बड़ा जो कानून है उसे संविधान कहा जाता है। संविधान, अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान की परिभाषा क्या है, आप संविधान किसे कहेंगे, तो संविधान नियम, उपनियम, कानूनों का समूह होता है। किसका? नियम होते हैं, उपनियम और कानूनों का समूह होता है। यह सर्वोच्च जो सर्वश्रेष्ठ कानून होता है उसे क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। तो संविधान एक्चुअली में है क्या? नियम, विनियम और कानून का दस्तावेज। मतलब कि ऐसा दस्तावेज जिसमें नियम दिए होते हैं, विनियम दिए होते हैं, कानून दिए होते हैं, उस दस्तावेज को क्या कहते हैं? संविधान। अगर अपन भारत के संदर्भ में समझें तो भारत के संदर्भ में संविधान की परिभाषा इस प्रकार होगी कि भारत का सर्वोच्च कानून दस्तावेज संविधान है। भारत देश के संचालन के नियम, विनियम किससे प्राप्त होते हैं? संविधान से प्राप्त होते हैं। तो संविधान क्या करता है? संविधान सरकार के स्वरूप का निर्धारण करता है। सरकार का स्वरूप कैसा होगा या संविधान के स्वरूप कैसा होगा, यह संविधान के द्वारा निर्धारित किया जाता है ना। अधिकार, लोगों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त होंगे, यह संविधान के द्वारा निश्चित किया जाता है। और राष्ट्र का संचालन कैसा होगा, यह संविधान में दिया होता है। मतलब कि भारत के संविधान में भारत कि सरकार की स्वरूप कैसा होगा, यह संविधान में दिया गया है। लोगों को कौन से अधिकार होंगे, यह भी भारत के संविधान में दिया गया है। और राष्ट्र का संचालन, जैसे अपन संविधान का भाग 4 पढ़ते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो सरकार कौन कौन से कार्य कर सकती है, सरकार लोगों की कैसे मदद कर सकती है, सरकार कैसे पर्यावरण का संरक्षण कर सकती है, सरकार कैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बना सकती है, यह अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे डीपीएससी बोला जाता है, आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। वह किसका भाग है? संविधान का भाग है। भाग 3 जो अधिकार हैं, जिसमें मौलिक अधिकार हैं, वह भी संविधान का भाग है। तो संविधान आप समझ गए। आपसे अगर कोई पूछे संविधान क्या है तो आप बताएंगे नियम, विनियम या कानून का दस्तावेज। और भारत के संबंध में सर्वोच्च कानून का दस्तावेज संविधान कहा जाता है, जिससे सरकार के स्वरूप का निर्धारण, लोगों के अधिकारों का निर्धारण, राष्ट्र के संचालन का निर्धारण किया जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। तो इस दस्तावेज को बनाने के लिए जिस सभा की महत्वपूर्ण भूमिका है उसे अपन संविधान सभा कहते हैं। उसे अपन क्या कहते हैं? संविधान सभा कहते हैं। अब देखते हैं कि संविधान सभा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं। तो भारत में संविधान सभा के गठन की बात करें तो देखो, जब भारत ब्रिटिश का गुलाम था, भारत एक देश का गुलाम था, तो भारत जब स्वतंत्र होने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख मांगों में से एक मांग थी कि भारत में एक संविधान सभा का गठन हो जो भारत के लिए संविधान का निर्माण करे। तो मतलब भारत देश के संचालन के लिए संविधान का निर्माण आवश्यक था। और संविधान के निर्माण के लिए किस चीज की मांग की जा रही थी? संविधान सभा की मांग की जा रही थी। तो संविधान सभा से जुड़ा एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि सर्वप्रथम किसने संविधान सभा की मांग की?
तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिसे अपन क्या कहते हैं, संविधान के गठन की संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग या बात किसने कही, तो वो है एम एन रॉय। एम एन रॉय वामपंथी नेता थे, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में सन 1934 में एम एन रॉय साहब ने भारत में संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी। यह साम्यवादी नेता थे, एक कम्युनिस्ट नेता थे। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन की बात कही। आप पॉलिटिक्स संबंधित लक्ष्मीकांत की बुक में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे तो इनका नाम आपको मिलेगा कि भारत में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम मांग एम एन रॉय ने 1934 में की थी। तो आप समझ गए। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में संविधान सभा के गठन की सर्वप्रथम बात या मांग किसने रखी, तो वो एम एन रॉय ने रखी। किस सन में रखी, 1934 में। यह समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का दौर था। इसमें राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता संघर्ष भारतीयों के द्वारा किया जा रहा था और उसी मांग के तहत संविधान सभा की मांग एम एन रॉय ने 1934 में की। इसके बाद 1935 में कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग की गई। 1935 में कांग्रेस ने मांग रखी। कब रखी, 1935 में। क्योंकि देखो राष्ट्रीय आंदोलन में 1985 में कांग्रेस का गठन किया गया था। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख पार्टी थी और भारत की स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस ने बहुत अधिक संघर्ष किया। और उस समय के सबसे ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल लोग किस पार्टी के सदस्य थे, कांग्रेस के सदस्य थे। तो कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा के गठन की बात कही। इसके बाद 1938 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकारी आधार पर लोगों का या सदस्य का चुनाव होगा। मतलब जो संविधान सभा के सदस्य बनेंगे उनको लोग मताधिकार के द्वारा चुनेंगे। किस मताधिकार के द्वारा, वयस्क मताधिकार के द्वारा। और इसमें पूर्ण रूप से कौन रहेंगे, पूर्ण रूप से भारतीय संविधान सभा के सदस्य बनेंगे। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा से जुड़ी हुई दो महत्वपूर्ण बातें 1938 में कही। उन्होंने कहा कि संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के अधिकार के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि लोग संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे और जो भी सदस्य चुने जाएंगे वो पूर्ण रूप से भारतीय होंगे। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि भारत की संविधान का निर्माण भारत की संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, जिसको लोग भारत के लोग चुनेंगे और जो चुनने वाले लोग होंगे, जो चुने गए लोग होंगे, मतलब कि जो संविधान सभा में जो लोग शामिल होंगे वो होंगे पूर्ण रूप से भारतीय होंगे। यह बात 1938 में किसने कही, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही। इस बात को शुरुआती तौर पे ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया था, लेकिन सैद्धांतिक रूप में मान लिया था। मतलब कि इस तरीके तुरंत पे तो इसको मना कर दिया था, लेकिन बाद में सैद्धांतिक रूप में मान लिया था। आपके लिए बता दें कि जो मताधिकार मतलब की बात कही गई थी वो स्वीकार नहीं की गई थी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का जो चयन हुआ है वो आंशिक रूप से चुने गए हैं और आंशिक रूप से उनको नामित किया गया था। मतलब वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था, जिसकी मांग 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो संविधान सभा की 3 डेटे आपको याद रखना है कि 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा की गठन की मांग एम एन रॉय ने की, 1935 में कांग्रेस ने की और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 महत्वपूर्ण मांगे संविधान सभा से जुड़ी हुई की। पहली, वयस्क मताधिकार पर सदस्यों का चयन हो, दूसरा पूर्ण रूप से भारतीय, मतलब कि संविधान सभा में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जाए। अब देखते हैं कि संविधान सभा की जो मांग है वो ब्रिटिश सरकार ने 3 प्रस्तावों के माध्यम से, 3 महत्वपूर्ण जो मिशन है उनके माध्यम से पूर्ण की। तो उनको चर्चापन कर लेते हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन और भारत के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटना है और भारत में संविधान सभा के गठन में इन 3 घटनाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो उनकी अपन चर्चा करते हैं।
तो 1938 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण रूप से भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग कर ली, अब इसके बाद क्या हुआ, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। तो भारतीयों को सहयोग चाहिए था। ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि भारत के सैनिक, भारत के लोग द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन का क्या करें, समर्थन करें। तो इस समर्थन को लेने के लिए उनने एक प्रस्ताव भेजा, जिसे बोला जाता है 1940 में एक प्रस्ताव आया, 1940 में, जिसे बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। यह अगस्त में आया था, अगस्त प्रस्ताव बोला जाता है। देखो, अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, आपसे पूछा जाए अगस्त प्रस्ताव आया कब, तो 1940 में आया। अगस्त में आया, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहायता प्राप्त करना। मतलब ब्रिटिश चाह रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की सहायता कौन करे, भारत। तो भारत से सहायता प्राप्त करने के लिए 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। और इसमें अब देखो, भारत से सहायता प्राप्त करना है तो भारतीयों के लिए कुछ देना होगा। तो 1940 के अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश ने संविधान सभा की मांग स्वीकार की। मतलब संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया। मतलब कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से कहा कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, है ना। और जिसमें क्या होंगे, मुख्यतः शब्द प्रयोग किया था उन्होंने। मुख्यतः क्या होंगे, इसमें भारतीय होंगे, मुख्यतः भारतीय होंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था कि पूर्णतः भारतीय चाहिए। और इसमें क्या था कि पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी। तो इस अगस्त प्रस्ताव को भारतीयों के द्वारा, मुस्लिम के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। तो इसमें जो संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, वो क्या हो गई, वो सफल नहीं रही, और वो क्या हो गई, विफल हो गई। मतलब कि अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य था भारतीयों की सहायता प्राप्त करना, और अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण करना। लेकिन भारतीयों की जो और मुख्य मांगे थी, उन मांगों को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया, जिस वजह से भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इसका मतलब 1940 में भारत की संविधान सभा का गठन नहीं हो पाया। आपसे क्वेश्चन बनता है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया था, तो आपका उत्तर होगा अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है अगस्त प्रस्ताव से जुड़ा कि अगस्त प्रस्ताव किस उद्देश्य से भारत में लाया गया था। तो अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहायता प्राप्त करना या भारतीयों की सैनिक मदद प्राप्त करना। मतलब ब्रिटिश सरकार चाह रही थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के सैनिक ब्रिटेन की मदद करें। इसके लिए उन्होंने अगस्त प्रस्ताव लाया। और अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए उन्होंने ऑफर क्या दिया कि आपके लिए हम संविधान सभा का गठन करेंगे। लेकिन इसको भारत के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, है ना। यह बात आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है 1942 में आता है क्रिप्स मिशन, या जिसे क्रिप्स प्रस्ताव भी कहा जाता है। स्टैफर्ड क्रिप्स थे, ब्रिटेन शासन में मंत्री थे, तो वो यहाँ पे एक प्रस्ताव लेके आया। तो उन्हीं के नाम पे 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आया। इसमें भी संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी, लेकिन इसमें भी शर्त वही लगाई गई कि आपको भारतीयों को ब्रिटिश की मदद करनी होगी, क्योंकि इस समय द्वितीय विश्व युद्ध जारी था। क्योंकि आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 तक लगभग 6 वर्षों तक चला है। तो ब्रिटेन की कोशिश लगातार थी कि वो भारतीयों से सहायता प्राप्त करें। तो उसके लिए उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन या क्रिप्स प्रस्ताव भेजा। इसमें भी क्या था, इसमें भी संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव को भी भारत ने अस्वीकार कर दिया। इसने भी अस्वीकार कर दिया। मतलब कि भारत ने अगस्त प्रस्ताव 1940 वाले को स्वीकार किया, न क्रिप्स प्रस्ताव को भी क्या किया, स्वीकार नहीं किया। तो इस समय भारत में संविधान सभा के गठन के चांसेस थे, लेकिन भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया था। तो इस वजह से न 1940 में संविधान सभा का गठन हो पाया, न 1942 क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का गठन हो पाया। लेकिन अब आता है तीसरे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण मिशन, जिसे बोला जाता है कैबिनेट मिशन। यह कब आया, यह आया 1946 में। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में। और आपके लिए पता भी होगा कि भारत की संविधान सभा का गठन भी कब हुआ था, 1946 को ही हुआ था। मतलब कि भारत की संविधान सभा का गठन भी कब हुआ, 1946 में। कैबिनेट मिशन भी कब आया, 1946 में।
और आपके लिए एक बात याद रखनी है कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ था। कैबिनेट मिशन में जो शर्तें दी गई थी उसी के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ? कैबिनेट मिशन की द्वारा 1946 में संविधान सभा का गठन। यह महत्वपूर्ण बात है संविधान सभा से जुड़ी हुई, यह आपको याद रखनी है। आपसे एमपीपीएससी में या अन्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि किस प्रस्ताव के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया, आपका उत्तर होगा कैबिनेट प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन के द्वारा 1946 में क्या किया गया? 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने 3 साल के प्रयासों के बाद, 3 साल की मेहनत के बाद, लगभग 3 साल की मेहनत लगी उसमें, और भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को इस भारतीय संविधान सभा के द्वारा तैयार कर लिया गया, जिसका गठन कब हुआ था? 1946 में हुआ था। किस मिशन के द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो अपन यहाँ पे 3 प्रस्ताव देखे कि अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया, इसमें संविधान सभा के गठन की बात तो थी, लेकिन भारतीयों ने इसको अस्वीकार कर दिया। जो 1942 में किस प्रस्ताव आया, इसमें भी संविधान सभा की गठन की बात थी, लेकिन इसको भी भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन कैबिनेट मिशन 1940 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। अब देखते हैं कि संविधान सभा की संरचना क्या थी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन के आधार पर, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के कुल सदस्य कितने निर्धारित किए गए थे? 389। मतलब कि भारत में जो संविधान सभा बनेगी और जो संविधान का निर्माण करेगी उसके कुल सदस्य कितने होंगे? 389। और यह निर्धारित किस योजना के तहत किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्योंकि भारत में संविधान सभा के निर्माण की बात भी किस योजना के तहत कही गई थी? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत कही गई थी। तो कितने सदस्य होंगे? 389। तो 389 सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया था कि 296 सदस्य होंगे ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य होंगे कहां से? देसी रियासतों से। ब्रिटिश प्रांत कौन था? जहां पे ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही थी, उन्हें ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था, जहां गवर्नर प्रमुख भूमिका में होता था। और देसी रियासत जहां पे भारत के राजा शासन कर रहे थे और वो ब्रिटिश के सहयोग से या ब्रिटिश की सहायता के लिए तैयार रहते थे। तो भारत के लिए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी। 296 ब्रिटिश प्रांत के तहत चुने जाने थे और 93 देसी रियासतों से निर्वाचित किए जाने थे। 296 ब्रिटिश भारत से, 93 देसी रियासतों से। कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी 389। किस मिशन के तहत निर्धारित की गई थी? कैबिनेट मिशन के तहत। लेकिन क्या हुआ कि अब जुलाई अगस्त में क्या किए गए? चुनाव किए गए। कैबिनेट मिशन में लिखा गया था कि इसके लिए चुनाव कराया जाएगा। तो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। कुछ लोगों को चुना गया, कुछ लोगों के लिए निर्वाचित किया गया, है ना। तो जुलाई अगस्त में चुनाव हुए कैबिनेट मिशन के तहत। तो इसमें 296 सीटों पर चुनाव होंगे थे। कितनी सीटों पे? 296, जिसमें 208 कांग्रेस ने जीती, 73 मुस्लिम लीग ने, 15 अन्य को। 208 किसको? कांग्रेस को। 208 कांग्रेस को, 73 मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग, और 15 सीटें या 15 सदस्य अन्य पार्टियों से आए। तो मतलब जो ब्रिटिश प्रांत से 296 सदस्य चुने जाने थे, उनमें 208 कांग्रेस के चुने गए, 73 मुस्लिम लीग के चुने गए, 15 अन्य पार्टियों के चुने गए। और देसी रियासत के जो सदस्य थे, शुरू में उन्होंने क्या कर दिया? इसका बहिष्कार कर दिया। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संविधान सभा की पहली बैठक में लगभग 211 लोगों ने भाग लिया था। कितने लोगों ने? 211 लोगों। मतलब जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें केवल 211 सदस्य थे, क्योंकि मुस्लिम लीग ने और बहुत सारे लोगों ने इसका बहिष्कार किया था और देसी रियासत के सदस्य इसमें शामिल नहीं हुए थे। अब 1996 में क्या हुआ? अंग्रेज समझ गए कि भारत और पाकिस्तान को पृथक करना पड़ेगा, भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक योजना लाई गई, जिसे अपन कहते हैं माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना में संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी संख्या पुनः निर्धारित की गई। कितनी? 299। क्योंकि इससे मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की समर्थन में था, जो पाकिस्तान का निर्माण चाहता था, वो अलग हो गई और भारत में अब 299 सदस्य होंगे, जो 229 होंगे ब्रिटिश प्रांत से और 70 होंगे किससे? देसी रियासतों से। ब्रिटिश प्रांत से कितने होने थे? ब्रिटिश प्रांत से 229
और देसी रियासतों से कितने होने थे? देसी रियासतों से 70। मतलब कि कैबिनेट मिशन ने जो 296 सदस्य चुनने थे ब्रिटिश फ्रांस से, उसको कम करके 229 कर दें, क्योंकि पाकिस्तान वाला क्षेत्र अलग हो चुका था। देसी रियासतों से जो 93 चुने जाने थे वो 99 कर दिए गए। तो 299 लोगों ने भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह किस योजना के तहत निर्धारित किए गए थे? 299 माउंटबेटन योजना के तहत निर्धारित किए गए थे। आपके लिए छोटे रूप में बता देता हूं कि देखो 1946 में जब भारत की संविधान सभा का गठन किया गया, किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत। तब क्या था, भारत और पाकिस्तान के पृथक होने की बात नहीं कही गई थी, विभाजन होने की मांग तो चल रही थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको स्वीकार नहीं किया था। तो सदस्यों की संख्या अधिक रखी और इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी, तो सदस्यों की संख्या 389 थी। लेकिन 1946 में जब ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया कि भारत और पाकिस्तान को पृथक किया जाएगा, इनका विभाजन किया जाएगा, तो अंग्रेजों ने खुद ही इसमें संविधान के सदस्यों की संख्या क्या कर दी? कम कर दी और अलग से पुनः रूप से निर्धारित की। किस योजना के तहत? माउंटबेटन योजना के तहत। और कितने सदस्य निर्धारित किए? 299। इसमें ब्रिटिश फ्रांस से कितने आने थे? 229। और देसी रियासतों से कितने आने थे? 70। आपके लिए कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि कितने सदस्यों का चुनाव हुआ? तो 296 था। कांग्रेस ने कितनी जीती? 208। मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? तो मुस्लिम लीग ने कितनी जीती? 73। ये सदस्यों की संख्या थी। अब हम बात करते हैं भारत की संविधान सभा की प्रमुख बैठकों के बारे में, कि कौन कौन सी बैठकें जो महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। आपको डेट याद रखना है, 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को या सबसे उम्र में सबसे बड़े व्यक्ति श्रीमान सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। प्रथम बैठक भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। इनको क्यों चुना गया? क्योंकि यह संविधान सभा के सबसे बड़े उम्र के व्यक्ति थे या सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। इस बैठक में क्या हुआ कि जो प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया संविधान सभा का, क्योंकि वो पाकिस्तान के गठन की मांग कर रही थी। साथ में इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? लगभग 211, लगभग क्या, निश्चित रूप से जो जानकारी मिलती है उसमें 211 सदस्यों ने भाग लिया। तो जो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया कैबिनेट मिशन के द्वारा, जिसकी सदस्यों की संख्या 389 रखी गई, उसके तहत प्रथम बैठक संपन्न हुई, जिसमें संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई। 211 सदस्य आए। इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, देसी रियासत के सदस्य इसमें नहीं आए, और सच्चिदानंद सिन्हा जो उम्र में सबसे बड़े व्यक्ति थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यह प्रथम बैठक थी संविधान सभा की, जो 9 दिसंबर 1946 को संपन्न हुई थी। इसके बाद उसके 2 दिन बाद द्वितीय बैठक, संविधान सभा की द्वितीय बैठक संपन्न हुई, जो 11 दिसंबर 1946 को हुई। इसमें स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको अध्यक्ष कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को सर्वसम्मति से भारत की संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना संविधान सभा का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे चल के भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। मतलब संविधान सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया, वह संविधान निर्माण पूर्ण हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी के 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो 24 जनवरी 1950 को हुई। 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण कार्य किए गए कि 24 जनवरी 1950 को 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए, जिसमें भारत के राष्ट्रगीत को अपनाया गया, भारत के राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, है ना, और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद को स्वीकार किया गया या चुना गया।
संविधान सभा ने 24 जनवरी को राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को चुना। मतलब संविधान सभा ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि भारत का राष्ट्रगीत क्या होगा, वंदे मातरम। यह सुनिश्चित कब कर दिया गया संविधान सभा के द्वारा? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी को राष्ट्रगान जनगण मन के रूप में संविधान सभा के द्वारा निर्धारित कर दिया गया और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को चुन लिया गया। मतलब 24 जनवरी 1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बन गए और यह कार्य किसके द्वारा किया गया? संविधान सभा के द्वारा। तो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई उसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चयन सुनिश्चित किया गया। यह सभी कार्य संविधान सभा ने अपनी अंतिम बैठक में निर्धारित किए थे, जो वर्तमान भारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, क्योंकि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान वर्तमान भारत में बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में और महत्वपूर्ण भूमिका में है, क्योंकि यह राष्ट्रीय भावना को और राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्थापित है। अब अपन देखते हैं कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन सी थी और उनके अध्यक्ष कौन थे। यह क्वेश्चन क्योंकि परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो भारत की संविधान सभा की समितियों की बात करें तो 8 बड़ी समितियां थी और कई अन्य छोटी समितियां भी थी, क्योंकि संविधान सभा ने कार्यों को बांटने के लिए, कार्यों को सही समय पर करने के लिए विभिन्न समितियों को कार्य दे दिए थे कि एक समिति विशेष कार्य को करेगी, जिससे कार्य स्पष्ट तरीके से, अच्छे तरीके से और समय पर पूर्ण हो जाए। मतलब जो संविधान सभा थी वो कार्य को बांट बांट के कर रही थी और जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी समितियां। तो 8 प्रमुख समितियां थी। संविधान सभा की समितियां कितनी थी? 8 बड़ी समितियां थी। कितनी थी? 8 बड़ी समितियां थी, है ना। 8 प्रमुख बड़ी समितियां थी, जिनमें संघ शक्ति समिति थी, संघीय संविधान समिति थी, राज्यों के लिए समिति थी, प्रांतीय संविधान समिति थी, मूल अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातियों के लिए एक समिति थी, प्रक्रिया नियम समिति थी, संचालन समिति थी और एक सबसे महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। तो ये 8 बड़ी समितियां हो गई। अब इनके अध्यक्षों की बात कर लें तो संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता कर रहे थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप याद कैसे रख सकते हो? इस संघ को शक्ति देने के लिए, संघीय संविधान के निर्माण करने के लिए राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संघ शब्द किससे जुड़ता है? जो संघ और संघीय शक्ति और संविधान समिति है, मतलब जो 3 समितियां हैं, जिसमें संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान और राज्यों के लिए जो समिति थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद प्रांतों के लिए जो संविधान निर्माण करना था उसके लिए समिति और मूल अधिकार अल्पसंख्यक और जनजातीय लोगों के लिए जो समिति बनी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल किन 2 समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे संविधान की? प्रांतीय संविधान समिति, मतलब जो राज्यों के लिए जो संविधान बनना था उस समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? उसका नाम क्या था? प्रांतीय संविधान समिति। अध्यक्षता कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मूल अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए और जनजातीय लोगों के लिए जो विशेष संबंधित अनुच्छेद या जो उनसे जुड़े हुए जो प्रावधान शामिल करने थे उस समिति की अध्यक्षता भी सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति और संचालन, मतलब कि संविधान सभा की प्रक्रिया किस प्रकार की हो, नियम किस प्रकार के हो, संचालन किस प्रकार की हो, तो प्रक्रिया और संचालन कौन करेगा? उसका अध्यक्ष, जो सभा का अध्यक्ष होता है, जैसे वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष हो या राज्यसभा को जो अध्यक्ष हो या सभापति होते हो, उपराष्ट्रपति, वो क्या करते हैं? वर्तमान में संसद का संचालन कौन करता है? अध्यक्ष। मतलब लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा में राज्यसभा के अध्यक्ष या जिन्हें सभापति बोलते हैं उपराष्ट्रपति की तरह। इसी प्रकार संविधान सभा में प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, मतलब कि संविधान सभा का संचालन कैसे हो, उसकी प्रक्रिया नियम क्या हो, इससे जुड़ी जो समितियां थी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि प्रक्रिया
नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष होते भारत के प्रथम राष्ट्रपति और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये क्या हो गई, समिति और इनके अध्यक्ष। ये याद करने के लिए संघ से जुड़ी हुई बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांत और मूल अधिकार से जुड़ी हुई सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रक्रिया और संचालन कौन करता है, अध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अब 8वीं समिति प्रारूप समिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, 7 सदस्यों से मिलकर प्रारूप समिति बनी थी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर VR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। मतलब कि अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें 7 सदस्य थे। प्रारूप मतलब संविधान का प्रारूप कैसा हो, मतलब ड्राफ्ट तैयार करना कि कौन सी चीज किस स्थान पर रखी जाए, उसका कवर कैसा हो, उसमें कौन कौन सी चीज कहां कहां शामिल करना। एक प्रकार से संविधान का प्रारूप करने की जिम्मेदारी, मतलब कि संविधान दिखेगा कैसे बनने के बाद, उसकी जिम्मेदारी किसे दी गई थी, प्रारूप समिति को, जिसे ड्राफ्ट कमेटी बोला जाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, क्योंकि संविधान में जो अन्य समितियां कार्य कर रही थी उसको समायोजन करना और उनके सहयोग के आधार पर उनकी बात सुन के एक भारत की संविधान के लिए प्रारूप तैयार करना, जिस आधार पर संविधान बनना है, जिस तरीके से संविधान देखेगा, उस प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रारूप समिति को दी गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें 7 सदस्य थे। कौन कौन सदस्य थे, सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णमाचार्य। एक बार और सुन लीजिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे, N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णाचार्य। ये 7 सदस्य थे। तो इन 7 सदस्यों ने मिलकर भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। और आपके लिए याद रखना है कि ये सदस्य बाद में जुड़े थे। BL मित्र ने इस्तीफा दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, तो उनकी जगह किसने ली थी, N माधवराव ने। और DP खेतान थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनका स्थान लिया था TT कृष्णाचार्य ने। मतलब कि शुरुआती तौर पर BL मित्र और DP खेतान शामिल थे, लेकिन BL मित्र की अस्वस्थ हो जाते हैं तो ये इस्तीफा दे देते, तो उनकी जगह कौन लेता है, N माधवराव। और DP खेतान की मृत्यु होने पर प्रारूप समिति के 7वें सदस्य कौन बनते हैं, TT कृष्णाचार्य। प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं उनके सदस्यों का नाम पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको याद रखना है ना। अब अपन देख लेते हैं कि संविधान सभा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कौन कौन से बिंदु हैं। संविधान सभा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहली बात है कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लगभग 11 बैठकें हुई। 2 वर्ष 11 महीने लगभग 18 दिन में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा की 11 बैठकें हुई, जिसके बाद भारत के संविधान का निर्माण किया गया। मतलब संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन तक काम किया और लगभग 11 बहुत बड़ी बैठकें की और भारत का संविधान तैयार किया। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। 1935 का भारत शासन अधिनियम और 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। फिर उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भारत के संविधान में शामिल किए और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बाद बात करें तो भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, यह डेट याद रखनी है, 22 जुलाई 1947 को तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। मतलब संविधान सभा ने जो वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वह कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया, 22 जुलाई 1947 को। VN राव संवैधानिक सलाहकार थे। मतलब संविधान सभा में कानूनी रूप से संविधान को जो सलाह देने वाले थे, संवैधानिक सलाहकार, कानूनी सलाहकार भी बोल सकते, वो कौन थे, BN राव। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जिन्हें आप कानूनी सलाहकार भी बोल सकते हो। मतलब संविधान से जुड़े कानूनी सलाह देने के लिए जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया था उनका नाम था VN राव। हाथी प्रतीक के रूप में, मतलब मोहर, मतलब जो सील लगानी थी वो हाथी को स्वीकार किया गया। मतलब सील थी जो संविधान सभा की, वो क्या थी,
हाथी के रूप में प्रयुक्त की जाती, मतलब हाथी का चिन्ह उस पर बना होता था। आपसे पूछा जाता संविधान सभा ने किस मोहर का प्रयोग किया, तो उस पर हाथी प्रतीक के रूप में हाथी उस पर अंकित होता था, उस मोहर का प्रयोग किया संविधान सभा ने। कौन होता था? हाथी। इसकी बात करें तो संविधान सभा ने भारत के संविधान का निर्माण किया, वह कब तैयार हो गया बनके? 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनके क्या हो गया था? तैयार हो गया था। जो भारत की प्रस्तावना है उसमें भी किस डेट का उल्लेख किया गया? 26 नवंबर 1949। लेकिन भारत का संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन बन के तैयार कब हो जाता है? 26 नवंबर 1949 को। और प्रस्तावना में जिस डेट की बात की गई है वो कौन है? 26 नवंबर 1949 है। भारत का संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? लागू होता है। तो यह संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब संविधान सभा से जुड़ी कुछ आलोचनाओं की बात कर लेते हैं, मतलब कि जिन आधार पर भारत की संविधान सभा की आलोचना की जाती है उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व, एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय निकाय था। एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के जो संविधान विशेषज्ञ थे, वो ग्रेनविले ऑस्टिन, उनने कहा कि भारत की संविधान सभा एक कांग्रेस के प्रभुत्व वाली थी और एक दलीय थी, लेकिन ऐसा नहीं है। इनने आलोचना, देखो अधिक सदस्यों की जो सदस्य की संख्या थी अधिक वो कांग्रेस थे, क्योंकि जब भारत आजाद हो रहा था राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? कांग्रेस ने। तो इनने जो कहा कि एक दलीय व्यवस्था थी संविधान सभा, ऐसा नहीं है। संविधान सभा में सभी का प्रभुत्व, सभी धर्मों का, सभी निकाय का, सभी लिंगों का प्रभुत्व, और भारत के लिए अच्छे संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने भूमिका निभाई। तो इन आलोचना करने वाले कौन थे? अभी कभी आपको नाम देते हैं कि संविधान सभा को कांग्रेस एक दलीय व्यवस्था या कांग्रेस के प्रभुत्व वाली संस्था कहा, किसने कहा है? तो किसने कहा है? ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ये कहाँ के थे? ब्रिटेन के थे, है ना। इसके बाद हिंदुओं का निकाय, मतलब कि संविधान सभा की आलोचना करते हुए इसे हिंदुओं का निकाय कहा है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक सदस्य कौन थे? हिंदू थे। यह आलोचना किसने की? लॉर्ड डिस्काउंट ने की। लॉर्ड डिस्काउंट थे, जो लॉर्ड डिस्काउंट नामक व्यक्ति ने कहा कि भारत की संविधान हिंदुओं का निकाय थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू थे इसमें ईसाई भी थे, सिख भी थी, मुस्लिम थी, मतलब कि भारत की संविधान सभा में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। लेकिन आलोचना करने वाले इसीलिए कहते हैं कि जो बहुसंख्यक सदस्य थे वो कौन थे? हिंदू थे। और ऐसा इसलिए भी संभव था क्योंकि भारत में बहुसंख्यक लोग ही हिंदू हैं, तो जब सदस्य को चुना जाएगा तो वो क्या होगा? हिंदू ही तो चुने जाएंगे। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार से धर्म आधारित संविधान का निर्माण नहीं किया, क्योंकि भारत के संविधान ने धर्म निरपेक्षता को अपनाया, इसलिए हिंदुओं का निकाय होने वाली बात उतनी सही नहीं है। लेकिन आपसे पूछते हैं कि हिंदुओं का निकाय संविधान सभा को किसने कहा है, तो आपको याद रखना है लॉर्ड डिस्काउंट ने। या आपसे पूछ लेंगे कि संविधान सभा के बारे में लॉर्ड डिस्काउंट के विचार क्या थे, तो लॉर्ड डिस्काउंट ने संविधान सभा की आलोचना करते हुए उसे हिंदुओं का निकाय कहा है। इसके अलावा संविधान सभा की आलोचना की जाती है कि वकीलों का प्रभुत्व है, क्योंकि संविधान सभा की जो संविधान की जो भाषा है वो जटिल है और वो वकीलों के लिए फायदा करती है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि संविधान सभा में वकीलों का प्रभुत्व था और संप्रभुता का भाव था, क्योंकि कैबिनेट मिशन जो ब्रिटेन के द्वारा आया था या इंग्लैंड से भेजा गया, तो उसने संविधान सभा का गठन किया। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव ब्रिटेन के द्वारा किया गया और संविधान सभा की जब बैठकें शुरू हुई तो उसकी इजाजत भी कौन देता था? ब्रिटेन देता था। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत की सभा या भारत की संविधान सभा बिल्कुल संप्रभु थी। उसने अपने आधार पर निर्णय लिए, उसने जिस चीज को शामिल करने की बात कही उसको शामिल किया, जिसको शामिल नहीं करना उसको शामिल नहीं किया। मतलब कि भारत की संविधान सभा एक संप्रभु सभा थी, यह बात आपको याद रखनी। लेकिन आलोचना के आधार पर कह सकते हैं कि वकीलों का प्रभुत्व था, क्योंकि इसकी जो भाषा जटिल है इसलिए बोला जाता है कि वकीलों ने भारत का संविधान तैयार किया। लेकिन क्योंकि जो ब्रिटिश भारत में या राष्ट्रीय आंदोलन के समय जब भारत गुलाम था तो उसमें सर्वप्रमुख पेशा कौन था? वकील। और जो आगे राष्ट्रीय आंदोलन में और भारत की आजादी में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा भाग लिया वो वकील ही थे। चाहे महात्मा गांधी की बात कर लें, जवाहरलाल नेहरू की, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल की, सबकी बात कर लें, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, इनने सभी ने वकालत पढ़ी हुई थी। लेकिन इन्होंने वकीली के आधार पर संविधान तैयार नहीं किया, उन्होंने देश की जरूरत के हिसाब से भारत की जरूरत के हिसाब से संविधान कहा। तो ये आलोचना किसी की व्यक्तिगत हो सकती है, लेकिन संविधान सभा ने निरपेक्ष रूप से,
है ना, स्पष्ट रूप से अच्छे तरीके से भारत के संविधान का निर्माण किया। क्योंकि भारत के संविधान में जो संविधान सभा ने जिस भारत के संविधान का निर्माण किया उसने लोगों को अधिकार दिए, सरकार को शक्ति दी, भारत को व्यवस्था दी और भारत को सबसे अच्छा लोकतांत्रिक देश बनाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो संविधान की है। और भारत का संविधान ऐसा है जो समय के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन सरल तरीके से भी किया जा सकता है, परिवर्तन कठिन तरीके से भी किया जा सकता है। राज्यों को भी उचित अधिकार है, लोगों को भी उचित अधिकार है, संघ के पास भी शक्ति है ना। ये सारी व्यवस्था किसने दी? भारत की संविधान सभा ने संविधान निर्माण करके दी। इसलिए भारत की संविधान सभा एक संप्रभु, एक अच्छी और एक निष्ठावान सभा थी, जिसने भारत के लिए सर्वोच्च संविधान की क्या की निर्माण किया, सर्वोच्च संविधान को भारत में स्थापित किया। सभा ने भारत के संविधान का निर्माण कैसे किया उसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया जिसने भारत में संविधान सभा के गठन का प्रावधान पूर्ण किया। मतलब कि संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। किस प्रस्ताव के द्वारा? कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा। और 1946 में ही कैबिनेट प्रस्ताव के माध्यम से जुलाई अगस्त में चुनाव हुए और सदस्यों का चुनाव किया गया। कितने सदस्यों का? 389 सदस्यों का किया जाना था, जिसमें से 246 ब्रिटिश फ्रांस से और 93 देसी रियासत है ना, जिसमें 208 कांग्रेस ने जीती थी, 73 मुस्लिम लीग ने और 15 किसने जीती थी? अन्य ने जीती थी। बाद में मुस्लिम लीग क्या करता है? इसका बहिष्कार करता है। सदस्यों को चुनाव होना था और एक सदस्य मतलब 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाना था। यह बात भी याद रखना है। मतलब एक सदस्य जहां 10 लाख लोगों पर एक सदस्य चुना जाना था। तो सदस्यों का चुनाव हो गया। अब क्या होता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, क्योंकि यह संविधान सभा के सबसे बड़े उम्र के व्यक्ति थे। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसका बहिष्कार मुस्लिम लीग द्वारा किया जाता है। और इस बैठक में लगभग 211 लोग शामिल होते हैं। 211 लोग। प्रथम बैठक में कितने लोग शामिल होते हैं? लगभग 211 सदस्य शामिल होते हैं। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को संपन्न होती है संविधान सभा की। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। इस प्रस्ताव पर बात होती है कई दिनों तक। फिर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारत की प्रस्तावना बनता है, जिसे उद्देशिका भी कहा जाता है, प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की जो उद्देश्य क्या है, वह पेश कब की जाती है? 13 दिसंबर 1946 को। पेश किसके द्वारा की जाती है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पारित कब होती है? 22 जनवरी 1946। तो आपको याद रखना है कि भारत की प्रस्तावना जो जिसे उद्देश्य का नाम दिया गया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या की जाती है? पेश की जाती है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित की जाती है। आपके लिए बता दें कि भारत की जो प्रस्तावना है वर्तमान में संविधान के मूल ढांचे का भाग है। मतलब कि प्रस्तावना से बहुत सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड की जाती हैं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाए, संविधान कितना महत्वपूर्ण है। यह सारी चीजें भारत की प्रस्तावना में दी गई हैं और इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था? पेश किया गया था संविधान सभा में। इसके बाद विभिन्न समितियों का गठन किया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया जाता है। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर होते हैं और इसमें 7 सदस्य होते हैं। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाता है। लगभग 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के बाद भारत के संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाता है। और भारत का संविधान का निर्माण पूर्ण किस दिन होता है? 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन का उल्लेख भारत की प्रस्तावना में किया गया है, 26 नवंबर 1949। और आपके लिए बता दें कि 26 नवंबर को ही क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को मनाया जाता है क्या? संविधान दिवस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि इस दिन भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा पूर्ण किया गया था। इसके बाद अंतिम बैठक होती है 24 जनवरी 1950 को।
24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, जिसमें राष्ट्रगीत को, राष्ट्रगान को और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। और भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। तो इस प्रकार भारत के संविधान का निर्माण पूर्ण हो जाता है। जो कहानी 1946 में शुरू होती है वो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण हो जाती है और भारत के लिए एक विस्तृत लंबा लिखित संविधान तैयार किया जाता है। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है और भारत का संविधान इस तरीके से बनाया गया जो लोगों को अधिकार देता है, जो राज्य को शक्ति देता है, जो राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। और भारत में शांति स्थापना के लिए, भारत में सरकार की स्थापना के लिए संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत में शक्ति का पृथक्करण अपनाया गया और न्यायालय को महत्वपूर्ण शक्तियां दी जाती हैं। और आपके लिए एक बात याद रखना है कि जो संविधान का रक्षक है, मतलब कि भारत का संविधान का रक्षक कौन है? संविधान की रक्षा करने का दायित्व किसे दिया गया है? भारत के सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। किसको दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। मतलब संविधान का जो संरक्षक है, संविधान का रक्षा करने वाला कौन है? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का सुप्रीम कोर्ट है। यह बात याद रखनी है। तो ये संविधान सभा से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें थी। उम्मीद करता हूं कि बातें आपको महत्वपूर्ण होंगी, परीक्षा में आपके लिए सहायक होंगी। और अगर बातें अच्छी लगो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।